स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें हम दो वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, उन्हें एक दूसरे से संयुक्त करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त परिवार के जैसा होता है, जिसमें दो परिवार एक साथ रह रहे हैं, जैसे पापा का परिवार, चाचा का परिवार। दोनों परिवार अपने आप में स्वतंत्र हैं, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस में जो दो वाक्य आपको दिए जाते हैं, जैसे देखिए, I saw a girl। दूसरा वाक्य देखिए, I saw a boy। जब भी आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने को दिया जाएगा, ऐसे दो सेंटेंस दिए जाएंगे। दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता। ऐसी स्थिति में जब आपको कंपाउंड सेंटेंस दिया जाए और उसके साथ कंबाइन करने के लिए आपको कंजंक्शन दिए जाएंगे। जैसे एक कंजंक्शन होता है नॉट ओनली बट आल्सो। जैसे अगर आपको नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करने को दिया गया, तो याद रखिए आप अपने दोनों सेंटेंसेस को मैच कीजिए। आप देखेंगे कि आपके वाक्य में कुछ शब्द सेम मिलेंगे, जैसे ये सेम है, ये भी सेम है, लेकिन उसके बाद आपको अ गर्ल और अ बॉय दो ऐसे शब्द मिले जो डिफरेंट हैं। आपको नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना है। नॉट ओनली एक कनेक्टर है, बट आल्सो दूसरा कनेक्टर है। तो याद रखिए, पहले कनेक्टर को पहले के आगे, नॉट ओनली को पहले के आगे, और दूसरे कनेक्टर को आप दूसरे के आगे लगाएं। जैसे यहां पे नॉट ओनली आ गया है और यहां पे बट आल्सो आ गया। लेकिन जो डबल रिपीटेड वर्ड्स हैं, उन्हें हमें हटाना होगा। हमारा आंसर यहां से शुरू होगा। I saw not only a girl, और रिपीटेड वर्ड को हम हटा देते हैं और हो जाएगा बट आल्सो अ बॉय। एक लाइन में हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। I saw not only a girl but also a boy। इस प्रकार से आपको कंपाउंड सेंटेंस जोड़ना है। देखिए यहां पर हम ये सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, स्लाइड आगे बढ़ाइए। हम अगला स्लाइड देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस जिसे कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं दो वाक्य दिए गए हैं, ही इज रिच और दूसरा है ही इज माइजर। आपको जब भी कंपाउंड सेंटेंस बनाने को कहा जाए, आपको ईदर आर दिया, नीदर नॉर दिया, नॉट ओनली बट आल्सो दिया, बोथ एंड दिया। दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करने का फार्मूला एक ही है। कैसे? आप दोनों वाक्यों को मैच कीजिए। देखिए दोनों का सब्जेक्ट सेम है, दोनों में आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब इज सेम है, लेकिन आपको एक ऐसा शब्द दोनों वाक्यों में मिलेगा, एक एक जो अलग है। अगर इस वाक्य को हम जोड़ना चाहते हैं ईदर आर लगा के, ईदर आर लगा के, ईदर का मतलब होता है या तो, आर का मतलब होता है या, तो रूल वही है। देखिए, ही इज रिच, ही इज माइजर। इन दोनों वाक्यों में देखिए, आप मैच कीजिए, आपको दो शब्द अलग अलग मिले और आपको ईदर आर का यूज करने को कहा गया। तो तरीका वही है जोड़ने का कि आप पहले अलग शब्द के आगे ईदर लगाइए, दूसरे के आगे आर लगाइए। अगर आपको नॉट ओनली बट आल्सो दिया, तो पहले के आगे नॉट ओनली लगाइए, दूसरे के आगे बट आल्सो। अगर आपको बोथ एंड दिया, तो फार्मूला वही है कि पहले के आगे लगाइए बोथ, दूसरे के आगे लगाइए एंड। देखिए यहां पर नॉट ओनली बट आल्सो में क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो माइजर। ईदर आर लगाएंगे, ही इज ईदर रिच और माइजर। तो जोड़ने का तरीका जो है, फार्मूला दोनों का एक है।
ये वो कनेक्टर्स हैं, जैसे देखिए बोथ एंड, बोथ का मीनिंग होता है दोनों, एंड का अर्थ होता है और, ईदर माने होता है या तो, आर का मीनिंग होता है या, नीदर नार, नीदर माने होता है न तो, नार का मीनिंग होता है न ही। याद रखिए जब नीदर नार आता है, क्योंकि नीदर अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, नार भी निगेटिव वर्ड है, तो पहला जो बात आपको ध्यान रखना है, आपको अपने वाक्य को अफर्मेटिव में सकारात्मक वाक्य में चेंज करना है, अन्यथा आपका आंसर गलत होने वाला है। हम अगले स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए, ही इज रिच, ही इज माइजर। यहां पर मैंने जो आपको पहले बताया वो कंजंक्शन कैसे थे, वो पेयर में थे, लेकिन हमें 3-4 सिंगल कनेक्टर्स को भी याद रखना है। कभी कभी हमें एग्जाम में बट या एंड या आर लगा के भी वाक्य दिए जाते हैं। अगर आपको डबल कनेक्टर्स दिए जाते हैं, दो संयोजक जो कंबाइंड है एक साथ, तो आपको उन दो शब्दों को ढूंढना है और उन्हीं के पहले पहला कनेक्टर, यहां पे दूसरा कनेक्टर लिखना है, जोड़ देना है। उसके बाद उन शब्दों को हटा दीजिए जो डबल हैं, जैसा ही इज डबल है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपको सिंगल कनेक्टर दिया गया तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि बट का यूज कब करते हैं। बट का मीनिंग होता है परंतु, इसका प्रयोग तब करते हैं जब दूसरे वाक्य में परिणाम जो है वो निगेटिव आया हो, उल्टा परिणाम। जैसे देखिए, ही इज रिच, वह अमीर है, लेकिन दूसरा वाक्य पहले वाक्य के कंट्रास्ट में है। जैसे कपड़े का कंट्रास्ट होता है, हम देख रहे हैं वाक्य में मीनिंग का कंट्रास्ट है। अमीर है, लेकिन नीचे का वाक्य कहता है ही इज माइजर, वह कंजूस है। ये कंट्रास्ट है, और जब भी कंट्रास्ट हो, विरोधाभास हो, तो हम बट लगाते हैं। और ऐसा ही आर का यूज कब करें, जब दो में से किसी एक विकल्प को चुनना हो। जैसे एक वाक्य देखिए, अगले उसमें देखते हैं, यहां पर प्रत्यय किया गया है नीदर नार का। देखिए, नीदर नार, द ओल्ड मैन कैन नॉट रीड, द ओल्ड मैन कैन नॉट राइट। अगर आपको नीदर नार लगाने को कहा गया तो पहले बात ध्यान रखेंगे, आप अपने वाक्य को, अगर वो निगेटिव है, तो प्रायः नीदर नार जब भी दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में निगेटिव सेंटेंसेस दिए जाते हैं। पहला काम कीजिए, आप अपने वाक्य को अफर्मेटिव कीजिए, सकारात्मक बनाइए। आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ नॉट को निकालना है। लेकिन अगर आपका वाक्य डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इससे निगेटिव बना है, तो याद रखिए डू, डज, डिड ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमें निगेटिव बनाने के लिए मदद करने आती हैं। लेकिन जब हम निगेटिव हटाते हैं तो वो भी हट जाती हैं। इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि अगर डू या डज या डिड के साथ नॉट लगा है तो हम डू नॉट को निकाल दें, डज नॉट को निकाल दें, डिड नॉट को। इसमें भी सावधानी, अगर आपने डज नॉट को हटाया तो वर्ब में एस या ईएस जोड़िए, मेन वर्ब में। क्यों? डज हम इशारा कर रही है कि वो वर्ब में लगे हुए एस या ईएस को हटाकर आई थी। डिड नॉट हटाए तो इसका मतलब ये है कि जो मेन वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म कर दीजिए। लेकिन इस वाक्य में देखिए, ना तो डू नॉट है, ना डज नॉट है, ना डिड नॉट, यहां केवल कैन नॉट लगा है, तो आप केवल नॉट को हटाइए दोनों वाक्यों से। ये वाक्य अपने आप निगेटिव हो गया। द ओल्ड मैन कैन रीड, द ओल्ड मैन कैन राइट। अब आपको नीदर नॉट लगाना है। आप देख रहे हैं दो शब्द ऐसे हैं जो अलग हैं, सब्जेक्ट दोनों का द ओल्ड मैन है, दोनों में कैन हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन रीड और राइट ये दो शब्द ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिए, आपको जब नीदर लगाने को कहा गया तो ये जो स्टार लगा है यहां पर नीदर का यूज कीजिए और इस स्टार के सामने नार का यूज कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर सिंगल कनेक्टर दिया है, एक कनेक्टर है आर या बट या एंड, ऐसी स्थिति में आप उन दोनों डिफरेंट वर्ड के बीच में एंड या आर या बट जो दिया गया है उसे लगाइए। लेकिन अगर आपको कनेक्टर्स डबल दिया है, जैसे यहां नीदर नार है, तो याद रखिए दो कनेक्टर्स हैं,
तो ऐसी स्थिति में पहले कनेक्टर को उस पहले डिफरेंट वर्ड के पहले लगाइए और दूसरे को दूसरे के पहले लगाइए, और डबल कोई भी शब्द रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए हमारा आंसर कैसा हुआ, द ओल्ड मैन केम। यहां तक हम एक बार लिखेंगे। अब हमारा कनेक्टर आ गया नीदर रीड नॉर राइट। हम किसी भी शब्द को डबल रिपीट नहीं करेंगे। आंसर देखिए बिल्कुल वही लिखा है, द ओल्ड मैन कैन नीदर रीड नॉर राइट। सेकंड एग्जांपल देखिए, शी डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस। यहां भी अगर आपको नीदर नॉर लगाने को कहा गया तो ऐसी स्थिति में पहले अपने दोनों सेंटेंसेस को आप अफर्मेटिव में चेंज कीजिए, सकारात्मक वाक्य बनाइए। आप देख रहे हैं कि डज नॉट ये निगेटिव है, तो डज नॉट को हटाइए दोनों वाक्यों से। क्योंकि आप डज को हटा रहे हैं इसलिए वर्ब में एस या ईएस जोड़िए, दोनों जगह एस एस का यूज होगा। तो आपका वाक्य अफर्मेटिव कैसे बना, सी सिंग्स। दूसरा वाक्य बना सी डांसेस। अब इसके बाद आप मैच कीजिए, ये सिंग और ये डांस दो अलग अलग शब्द हैं, तो आप इसके पहले यहां स्टार में नीदर लगाइए और डांस के पहले यहां स्टार की जगह में नार लगाइए। आंसर बनेगा सी नीदर सिंग्स नॉर डांसेस। इस प्रकार से आप अपने वाक्य को नीदर नॉर का प्रयोग करते हुए जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। धन्यवाद। यस स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे राइटिंग के बारे में बात करेंगे। ऐसे 10th क्लास में भी आता है, 12th क्लास में भी है, ये कॉलेजेस में भी पूछा जाता है। तो ऐसे लिखना कैसा चाहिए, किन खास बातों को हम ध्यान रखें। ऐसे राइटिंग की कुछ खास बातें हैं, कुछ बिंदु हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। वो पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या क्या हैं जिन्हें याद रखें, वो बिंदु है। नंबर 1, ऐसे शुड बी यूनिक। आप जो ऐसे लिखें वो यूनिक होना चाहिए अपने आप में, अर्थात वो ऐसे दूसरे के पास ना हो। जब आप ऐसे लिखें तो हम परंपरागत किसी बुक में दिए गए ऐसे को ना याद करें, क्योंकि वो आपको ज्यादा स्कोरिंग नहीं देने वाला कि तमाम लोगों ने सेम ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसे आपका बिल्कुल सबसे अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप कोई ऐसा लिखें, जैसे आपने वंडर्स ऑफ साइंस का ऐसे लिखना है, तो आपके ऐसे में विद्वानों के द्वारा विज्ञान और विज्ञान के चमत्कारों के ऊपर जो रिमार्क्स प्रकट किए गए हैं, उन रिमार्क्स को ऐड करना जरूरी है। आपका ऐसे विद्वानों के रिमार्क्स के द्वारा रिच बनता है, समृद्ध होता है। तो जाकर आपका ऐसे दूसरों से बिल्कुल हट कर बने। और विद्वानों का रिमार्क्स हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं? आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंटरनेट का प्रयोग कीजिए। वहां पे आपको तमाम विद्वानों के जो पुराने हैं, भूतकाल के, वर्तमान में जो विज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो वैज्ञानिक हैं या लेखक हैं, उनके भी रिमार्क्स आपको नेट में प्राप्त हो जाएंगे। जो भी रिमार्क आपको सरल और प्रभावशाली लगता है, उस रिमार्क का प्रयोग अपने ऐसे में जरूर करें, ताकि आपका ऐसे एक रिच ऐसे बन सके, समृद्ध बन सके। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन जो आप यूज करते हैं शुड बी ऑन द सब्जेक्ट एज अ होल। इंट्रोडक्शन जिस विषय के ऊपर आप इसे लिख रहे हैं, उस विषय की प्रारंभिक जानकारी प्रस्तावना के रूप में पूरी तरह से प्रदान करें, टू द पॉइंट हो। और इंट्रोडक्शन में जरूर एक न एक रिमार्क आप किसी विद्वान का प्रयोग में लाएं। चौथा, आपके ऐसे का जो मेन पार्ट है, जिसे हम बॉडी ऑफ द ऐसे कहते हैं, वो कौन सा मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं। जैसे वंडर्स ऑफ साइंस,
तो साइंस के वो कौन कौन से अद्भुत आश्चर्य हैं जिनके बारे में आप बताना चाहते हैं? आपका ऐसे का वो हिस्सा जिसे हम बॉडी ऑफ द ऐसे कहते हैं, उन बातों को विस्तार से बताएं। लेकिन याद रखिए, ऐसे लिखने की शब्द सीमा होती है 300 वर्ड्स। इसका मतलब यह है कि आप 300 वर्ड्स के अंदर अपने ऐसे को समाप्त करें। ऐसा नहीं है कि आपने 400-500 शब्दों का ऐसे लिखा, उससे कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं, बल्कि आपका महत्वपूर्ण समय वो नष्ट होने वाला है। तो समय को ध्यान में रखते हुए, शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए, आप अपने ऐसे की लंबाई को भी नियंत्रण में रखें। सबसे लास्ट में बारी आती है कंक्लूजन की, निष्कर्ष की। जब आप अपना ऐसे का निष्कर्ष लिखें, कंक्लूजन लिखें, उपसंहार है वो, तो जब आप कंक्लूजन लिखें तो पूरी जितनी बातें आपने लिखा है ऊपर में, उसका वो निचोड़ होना चाहिए, वो निष्कर्ष दें। और कंक्लूजन में भी आप एक रिमार्क अवश्य प्रयोग में लाएं। इस तरह से यदि आप सिस्टमैटिक अपने ऐसे को पहले से तैयार करते हैं, आंकड़ों से युक्त ऐसे बनाइए, तो उससे आपका ऐसे आपको अत्यधिक मार्क्स परीक्षा में प्रदान करेगा। धन्यवाद। यस स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। जैसे कि आप क्लास 10th के विद्यार्थी, आप जानते हैं 9th में भी आपने ट्रांसलेशन बनाया था, और इस वर्ष 10th में भी आपके कोर्स में ट्रांसलेशन है, अनुवाद है। आपको हिंदी में वाक्य दिए जाएंगे और हिंदी के वाक्यों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। और यदि आपको ट्रांसलेशन जब बनाना है तो कुछ मूलभूत बातों को ध्यान में रखिए। हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद करने हैं तो आप वाक्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटिए। वाक्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार से वाक्यों को बांटिए और उनके अनुसार उनका अनुवाद कीजिए। पहली बात, आप अपने वाक्यों को टेंस के आधार पर बांटिए। कैसे टेंस के आधार पे? देखिए, कुछ वाक्य ऐसे होंगे जिनमें केवल टेंस मिलेगा, आपको केवल प्रेजेंट टेंस मिलेगा, आपको काइंड्स नहीं मिलेंगे, ना सिंपल, ना कंटिन्यूअस, ना परफेक्ट, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस, केवल टेंस मिलेगा। तो जिस वाक्य में सिर्फ टेंस होगा, उसकी खासियत, उस वाक्य में मेन वर्ब नहीं होगा, उस वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं होगी। और मुख्य क्रिया नहीं है तो याद रखिए, उस वाक्य में टेंस तो है लेकिन टेंस का काइंड नहीं है। ना तो सिंपल होगा, ना कंटिन्यूअस होगा, ना परफेक्ट, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप ऐसे वाक्यों को एक कैटेगरी में अलग कीजिए जो टेंस पर आधारित है। दूसरी बात, आपको जो ट्रांसलेशन दिया जाएगा हिंदी टू इंग्लिश, उसमें हो सकता है कि कुछ वाक्य जो है टेंस के काइंड्स पर आधारित हों, अर्थात उसमें मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया होगी। तो आप मुख्य क्रिया को पहचानिए। वाक्य के अंत में जाइए, अंत में जो भी लेटर होगा, अगर ह है तो प्रेजेंट टेंस है, ग है तो फ्यूचर टेंस है, और बाकी सब पास्ट टेंस है। 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस वाक्य के सबसे आखिरी में आपको एक लेटर मिलेगा ह, ये प्रेजेंट टेंस है। अगर वाक्य के अंत में ग, तो समझ जाइए ये फ्यूचर टेंस है। और इन दोनों को छोड़कर अगर कुछ भी लिखा है तो समझ जाइए वो वाक्य पास्ट टेंस का है। इसके बाद आप उस वाक्य में मेन वर्ब को ढूंढिए, मुख्य क्रिया को देखिए। अब मुख्य क्रिया में आपको काइंड्स मिलेंगे कि वो सिंपल है, कि कंटिन्यूअस है, कि परफेक्ट है, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपने टेंस पढ़ा है, टेंस के आधार पे आप कंटिन्यूअस, परफेक्ट, सिंपल और लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आइडेंटिफाई कीजिए। तीसरा तरीका, आप देखिए आपके वाक्य में टेंस है
लेकिन आपके वाक्य में कोई डायरेक्ट सब्जेक्ट ही नहीं है। तो सवाल यह आया, डायरेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है। स्टूडेंट, मैं आपको कुछ वाक्य बोल रहा हूं, उसमें जो डायरेक्ट सब्जेक्ट होगा वो आपको कुछ क्षणों के अंदर, विद इन सेकंड्स आप सब्जेक्ट को पहचान जाएंगे। जैसे मैंने कहा मोहन गाना गाता है, तो देखिए गाता है, कौन गाता है, मोहन, तो आपके वाक्य में मोहन सब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट सब्जेक्ट है। विकास रायपुर जा रहा है, तो विकास जा रहा है, विकास सब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट सब्जेक्ट है। लेकिन अब मैं जो वाक्य बोलने जा रहा हूं उसमें कोई भी डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है। आप विद इन सेकंड सब्जेक्ट नहीं पहचान पाएंगे, तो याद रखिए कि ये वाक्य जो है उसका सब्जेक्ट बनने वाला है इंट्रोडक्टरी देयर। इसमें कोई सब्जेक्ट, डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, आप सब्जेक्ट लगाएंगे देयर। जैसे मेरे पॉकेट में एक पेन है, तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं है, आप जान जाइए कि ये वाक्य देर लगा के बनेगा। तो तीसरा प्रकार का वाक्य अलग कीजिए जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट के रूप में देर लगाकर किया जाना है। और चौथा और आखिरी प्रकार जो है यहां पर, वो है इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग करते हुए। इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य को अलग करना है। इनको हम अलग से चर्चा करते हैं आगे कि इंट्रोडक्टरी ईट या देयर आदि से कैसा बनेगा। सबसे पहले हम लेते हैं टेंस पर आधारित वाक्य। याद रखिए, टेंस पे आधारित वाक्य में आपको काइंड्स नहीं मिलेंगे, कोई काइंड नहीं होगा। वाक्यों का अध्ययन करें और ज्ञात करें कि टेंस कौन सा है। ध्यान रखें कि इस तरह के वाक्यों में मेन वर्ब नहीं होती, मुख्य क्रिया नहीं होती, और यदि वाक्य के अंत में ह, इस लेटर को याद रखिए, इस अक्षर को याद रखिए, ह है तो समझ जाइए ये प्रेजेंट टेंस है, और यदि ग है तो फ्यूचर टेंस, अन्यथा पास्ट टेंस है। जैसे एक वाक्य देखिए, ये विगत वर्ष आया हुआ था, सूर्य एक ग्रह है, इसमें है ह, लास्ट में ह, आपको प्रेजेंट टेंस मिल गया। लेकिन आप देख रहे हैं इस वाक्य में कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई मुख्य क्रिया नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको फार्मूला याद रखना है कि आप सब्जेक्ट लीजिए, है, अपने से पूछिए क्या है, जवाब मिलेगा सूर्य है, तो सूर्य आपका सब्जेक्ट है। और सन, मून, अर्थ, नॉर्थ, साउथ, ये ऐसे नाउन्स हैं जो पूरे यूनिवर्स में मात्र एक है, इनके आगे द लगाना अनिवार्य है, इसलिए हमने लिखा द सन। फिर है के लिए आपने देखा सिंगुलर नाउन है, तो आपने ईच का प्रयोग किया, द सन ईच। फिर अपने से पूछिए व्हाट, सूर्य है क्या, तो उसके बाद आपका जवाब है एक ग्रह, तो उसके लिए इंग्लिश में लिखे अ प्लेनेट। तो एक वाक्य आपके क्लास में ऐसा होता है एग्जाम में जो टेंस पर आधारित होता है, उसे इस तरह से बनाइए जैसे ये बना है, द सन इज अ प्लेनेट। इसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। इसमें भी देख रहे हैं आप प्रेजेंट टेंस है, लेकिन कोई मेन वर्ब नहीं है, मुख्य क्रिया नहीं है, तो न इसमें सिंपल, न कंटिन्यूअस, न परफेक्ट, न परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप अपने से पूछिए है क्या है, रायपुर है, तो रायपुर बन गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद है के लिए आपको लगाना है इज। अब आपके पास वाक्य है रायपुर इज, फिर अपने से पूछिए रायपुर इज, लेकिन व्हाट, रायपुर क्या है, तो आपको जवाब मिलता है द कैपिटल, राजधानी है। डेफिनिट नाउन, डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हुए लिखिए रायपुर इज द कैपिटल। लेकिन इसके बाद कहां की, आप छत्तीसगढ़। तो ये तो एग्जांपल्स आपको मैंने बताया, पहला टेंस पर आधारित। अब हम देखते हैं टेंस के काइंड्स पर आधारित। आपको 2-3 वाक्य बिल्कुल दिए जाते हैं जिसमें मेन वर्ब भी रहती है। अब मेन वर्ब को भी ध्यान में देकर आपको
काइंड्स पता करना है कि क्या कंटिन्यूअस है। अगर कार्य जारी है तो समझ जाइए कि उसमें काइंड कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है। अगर वो कार्य पूरा हो गया है तो परफेक्ट है। और यदि दोनों काम चल रहे हैं, क्रिया का कुछ भाग पूरा हो गया और शेष भाग अभी जारी है, तो पूरा हो गया वो परफेक्ट, और अभी भी जारी है तो कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, तो बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जो चौथा, जो पहला रूप है, वो है सिंपल या इंडेफिनिट। वाक्य को पढ़िए, मैं बाजार जा रहा था से आपको पता चल गया कि इसमें टेंस पास्ट है। अगर ह होता तो ये प्रेजेंट टेंस, ग होता फ्यूचर टेंस, बाकी सब पास्ट टेंस था। फिर जाना नाम की क्रिया भी है, गो मीन्स जाना। जा रहा था, जाने का काम चल रहा था। कौन जा रहा था? वो सब्जेक्ट है, मैं जा रहा था। तो देखिए, मैं को हमने ले लिया आई, वाज पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है ये। वाज लगाइए वहां पर हेल्पिंग वर्ब, जो कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ये हो गया आई वाज। जा रहा, जा रहे, जा रही, इसके लिए हमको आईएनजी वाली वर्ब लगाना है, तो आपने यूज किया गोइंग, बन गया आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, मैं जा रही थी। अब इसके बाद बारी आती है कहां? टू मार्केट, टू ए स्कूल। तो आप अदर वर्ड्स को लिखिए सबसे अंत में, टू लगाते हुए टू मार्केट। इस प्रकार से आपको काइंड्स पर आधारित वाक्यों को बनाना है। लेकिन एक सावधानी, अगर यह वाक्य होता मैं बाजार नहीं जा रहा था, तो कोई विशेष अंतर नहीं। अगर चूंकि वाक्य निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए, आपका वो वाक्य ट्रांसलेशन निगेटिव में चेंज हो जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा वाक्य दिया गया जो प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक वाक्य है, बस एक काम करना है, आपकी हेल्पिंग वर्ब को उठाइए और सब्जेक्ट के आगे इन्वर्ट कर दीजिए, सब्जेक्ट के आगे लगा दीजिए, तो आपका वो वाक्य इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। पर मान लीजिए आपको जो वाक्य हिंदी में दिया गया है वो इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव दोनों हैं, तो समझ जाइए कि आपको दो काम करने हैं। पहला काम, आपकी हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाइए, नॉट को वहां रहने दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के आगे कर दीजिए। तो आपने एक वाक्य में दो काम किया, आपने पहले निगेटिव भी बनाया और उसी वाक्य को आपने इंटेरोगेटिव का रूप दे दिया। ये बन गया निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम तीसरा प्रकार, इंट्रोडक्टरी देयर पर आधारित वाक्य। जब आपको वाक्य में डायरेक्ट सब्जेक्ट ना हो तो ऐसे में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे देयर। जैसे देखिए, कमरे में 5 कुर्सियां हैं, इसमें कोई डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण कहा था, विकास जा रहा है, जा रहा है, कौन जा रहा है? विकास, जाने का काम विकास कर रहा है, ये डायरेक्ट सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। तो याद रखिए, ऐसा वाक्य जिसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हो, तो हम उसे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं और सब्जेक्ट बनाते हैं देयर को। सबसे पहले लिखिए देयर, जिसका हिंदी में कोई अर्थ नहीं है, वो इंट्रोडक्शन के लिए आया है। इसके बाद आपके वाक्य में जो क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको ध्यान में रख के एम या इज या आर या वाज या वर का यूज कीजिए। 5 कुर्सियां हैं तो हैं, इसके लिए आपने लगाया आर, ये बन गया देयर आर। अभी यहां पर आपने केवल लिखा है हैं, देयर का कोई अर्थ ना लें, हैं। फिर अपने से पूछिए क्या है, तो आपको जवाब मिलेगा 5 कुर्सियां हैं, तो आप लिख दीजिए 5 चेयर्स। फिर अपने से पूछिए कहां है 5 चेयर्स, तो जवाब मिलेगा कमरे में। और चूंकि ये कमरा डेफिनिट है, निश्चित है, इसलिए हमने यहां पर द का यूज करते हुए लिखा है इन द रूम। तो देखिए, है लगाने के बाद अपने से पूछना है क्या है, फिर उसके बाद पूछिए कहां है, तो आपको शब्दों के क्रम में कोई गलती नहीं होगी। चलिए इसके बाद देखते हैं इंट्रोडक्टरी ईट। देखिए, ईट का प्रयोग करके भी आपको ट्रांसलेशन बनाना पड़ सकता है। कोई ऐसे वाक्य भी आते हैं जिसमें वर्षा होना क्रिया है, रेन नाम की वर्ब लगानी है। याद रखिए, जब भी वर्षा होना क्रिया किसी भी रूप में वाक्य आए तो आपका सब्जेक्ट ईट बनेगा।
ईट भी इंट्रोडक्टरी है जिसका कोई अर्थ नहीं लेना है। अगर आपके वाक्य में समय बताया गया है कि 11 बज गए हैं, ये समय बताया गया है, तो याद रखिए यहां पे सब्जेक्ट होने वाला है ईट। यदि मौसम की बात की गई है तब भी सब्जेक्ट लेंगे ईट। जैसे एक वाक्य देखिए, वर्षा हो रही है से टेंस हो गया प्रेजेंट, और वर्षा हो रही है कार्य जारी है, ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट लीजिए, सब्जेक्ट लेंगे आप ईट। उसके बाद है के लिए हो गया ईज, और वर्षा हो रही ये कंटिन्यूअस है, तो रेन वाली वर्ब में लगा दीजिए आईएनजी, तो आपका आंसर बन गया इट इज रेनिंग। इस प्रकार से इंट्रोडक्टरी ईट से युक्त आप वाक्यों का निर्माण करेंगे। सबसे लास्ट में और देखिए, कभी कभी एग्जाम में इंपेरेटिव सेंटेंस पर भी वाक्य दिए जाते हैं ट्रांसलेट करने को। आपको एक ऐसा वाक्य दिया जाएगा जो आज्ञा आदिवाचक वाक्य है, या तो उस वाक्य में आपको आदेश दिया गया होगा, या तो उस वाक्य में आपको रिक्वेस्ट किया गया होगा, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, ये रिक्वेस्ट है, वापस जाइए। अगर कोई अधिकारी कह रहा है, यह आदेश है। सलाह भी दिया जाता है, तो अगर ऐसा कोई वाक्य है जिसमें सलाह दी गई है, निवेदन किया गया है, आदेश दिया गया है, उसे हिंदी में आज्ञा आदिवाचक वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे। आपको वर्ब ढूंढना है। जैसे देखिए, शांत रहें, उसके लिए हमने वर्ब लिया सबसे पहले रूप कीप, और शांत के लिए है क्वाइट। तो शांत रहे का इंग्लिश क्या हो गया? कीप क्वाइट। यहां आए, यहां आए, देखिए आप अनुवाद कैसे कर रहे हैं, यहां आए तो आप कह रहे हैं आए, फिर आ गया यहां, तो आना को कहते हैं कम, और उसके बाद अदर वर्ड लगा दीजिए हियर, गो देयर, वहां जाएं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको शुरुआत करना होगा आपके ट्रांसलेशन का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। अगर आपको दिए गए वाक्य में कृपया शब्द लगा है, कृपया शांत रहे, तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपको वाक्य की शुरुआत में प्लीज लगा देना है। जैसे पहला वाक्य बनाया आपने कीप क्वाइट, लेकिन दूसरा वाक्य कहता है कृपया शांत रहे, तो अब हम लगा देंगे प्लीज, और कामा का यूज करते हुए हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे, प्लीज कीप क्वाइट। लेकिन तीसरा वाक्य देखिए, जब आपको कोई ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस दिया जाए जिसे मना किया गया है, तो याद रखिए मना करने के लिए डोंट का यूज करते हैं। मत आइए, डोंट कम, मत हंसिए, डोंट लाफ। यहां कहता है कृपया शोर ना करें, कृपया लगा है तो लगाइए प्लीज, अब मना कर रहे हैं शोर ना करें, सामने लगा दीजिए डोंट। डोंट कीप डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, शोर करना माने मेक अ नॉइज, तो हमारा आंसर बन गया डोंट मेक अ नॉइज। इस प्रकार से ट्रांसलेशन बनाया जाता है। इन नियमों को ध्यान रखेंगे तो इस वर्ष मुझे उम्मीद है आपका अनुवाद जो है वो अच्छे से होगा। थैंक यू।